हे गाइस व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल। वेलकम बैक मेरे प्यारे प्यारे आरंभ बैच के स्टूडेंट्स। हम लोग पिछले कुछ टाइम से आई एम रियली सॉरी रेगुलर वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। आप लोग सब जानते हैं कि क्या सिचुएशंस चल रही थी फैमिली में हेल्थ के, तो आप सब लोगों ने अभी तक सपोर्ट करा, अभी तक पढ़ रहे हो, मेरे साथ में हो, कंसिस्टेंटली मैसेज कर रहे हो कि सर वीडियो अपलोड करो, विच मीन्स कि आप लोग इतना प्यार कर रहे हो, वेट कर रहे हो। एंड गाइस उसके लिए थैंक यू सो मच। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ रेगुलर वीडियो अपलोड करने की। हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ रहे थे एंड इन द प्रीवियस लेक्चर हम लोगों ने सारे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम और लेमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्कन सीरीज, फंड सीरीज, इनके न्यूमेरिकल्स तक की बात कर ली थी। आज के लेक्चर में मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ लिमिटेशंस ऑफ नील बोर मॉडल ऑफ एटम एंड एक और छोटा सा मॉडल डिस्कस करेंगे जिसने एक, जिसको बोलना चाहिए, बेंचमार्क सेट करा। इवन दो इतना फेमस नहीं है लेकिन उसकी वजह से आज हमें एक नया मॉडल मिल सका। तो गाइज आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लाइन स्पेक्ट्रम के बेसिस पर नील बोर ने अपने पूरे मॉडल को प्रेडिक्ट किया था, तो उसकी क्या क्या लिमिटेशंस थी। और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे सोमरफील्ड एक्सपेरिमेंट। तो गाइज लेट गेट स्टार्टेड। तो चलो गाइज हेडिंग डालेंगे आप लोग सबसे पहले, दैट इज द लिमिटेशंस। व्हाट आर द limitations of नील बोर चाचा का मॉडल, ऑफ नील बोर्स मॉडल। नील बोर के मॉडल में क्या लिमिटेशंस, क्या कमी रह गई थी जो हमें यहां पर डिस्कस करनी। तो देखो बच्चा लोग, सबसे पहली बात, नील बोर ने अपना पूरा फोकस हाइड्रोजन एटम पर रखा था और जब बाद में फर्दर स्टडी करी गई तो यह हाइड्रोजन जैसी स्पीशीज पर भी लागू हुआ। अब हाइड्रोजन जैसी स्पीशीज का मतलब क्या? एक इलेक्ट्रॉन वाली। अभी तक आप लोगों ने भी मेरे साथ में जितने भी क्वेश्चंस करे होंगे, आपने एक बात देखी होगी कि सर ने जितने भी क्वेश्चन कराए उन सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 ही था। तो यही पहला लिमिटेशन है कि ये तो सिर्फ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जैसी स्पीशीज पर लागू हो रहा है, उन एलिमेंट्स का क्या जिनमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं। समझ गए? तो नील बोर का मॉडल बड़ा स्पेसिफिक था। तो सबसे पहला लिमिटेशन क्या हो गया? दैट नील बोर मॉडल वाज ओनली एप्लीकेबल फॉर वन इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। एग्जाम्पल ये किस किस पर एप्लीकेबल है? एक तो आपके हाइड्रोजन पर, एक आपके हीलियम पॉजिटिव पर, देन एक आपके लिथियम डाई पॉजिटिव पर और एक आपके बेरिलियम ट्राई पॉजिटिव पर। आप देखो इन सब के ऊपर मैंने चार्जेस मेंशन करें ताकि आपको पता चल जाए कि इन सब में एक ही इलेक्ट्रॉन है। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 चला गया। इसमें 3 होते हैं, 2 चलेगा। इसमें 4 होते हैं, 3 चलेगा। सब में एक एक इलेक्ट्रॉन बचा। सो दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। दूसरा लॉजिक, जब हम लाइन स्पेक्ट्रम को, जो आपके नील बोर ने हाइड्रोजन बल्ब को चलाकर प्रिज्म पर लाइट गिराकर जब लाइन स्पेक्ट्रम देखा था, तो नील बोर ये नहीं बता पाए कि जब उस स्पेक्ट्रम पर मैं इंटेंसिफाइड मैग्नेटिक फील्ड डालता हूं तो आपके स्पेक्ट्रम में स्प्लिटिंग क्यों हो जाती है, मतलब जो लाइट है वह बिखर जाती है। जो आपको नील बोर ने प्रिज्म पर एक हाइड्रोजन लाइट गिराई थी, उससे आपको एक ब्लू कलर की लाइट निकली थी, एक ग्रीन कलर की लाइट निकली थी, अल्ट्रा वायलेट रेस, IR रेस, स्पेसिफिक सब कुछ मिल रहा था। तो जब आपने इसे मैग्नेटिक फील्ड में रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, तो ये स्पेक्ट्रम स्प्लिट क्यों हो गए? यानी वो जो लाइन स्पेक्ट्रम से बाहर निकल रही थी वो स्प्लिट क्यों हो गई, वो बिखर क्यों गई, ये नहीं बता पाए। तो सेकेंड पॉइंट was Zeeman effect. What do you mean by Zeeman effect? That is nothing but the splitting of spectral lines in presence of strong magnetic field. Strong magnetic field की प्रेजेंस में ये क्यों स्प्लिट कर जाता है?
वी डोंट नो। एंड सेम इफेक्ट कहलाता है टोनी स्टार्क, सॉरी स्टार्क इफेक्ट। भाई अपन जानते हैं स्टार्क इफेक्ट, आयरन मैन, पूरा काम उसने वेल्डिंग करके किया था, यानी इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किया था। तो स्प्लिटिंग ऑफ स्टार्क इफेक्ट का क्या मतलब होता है? स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में भी स्पेक्ट्रल लाइन स्प्लिट हो जाते हैं। ये एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था स्टार्क, उन्होंने ऑब्जर्व किया था। जीमन ने ऑब्जर्व किया था कि मैग्नेटिक फील्ड की लाइन में स्प्लिटिंग हो जाती है, लेकिन ये स्पेक्ट्रल लाइन की स्प्लिटिंग क्यों होती है ये नील बोर नहीं बता पाए। गाइस, चौथा ड्रॉबैक जो है ये हम बहुत डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं, और वो क्या है मैं अभी सिर्फ लिख देता हूं, आगे डिटेल में पढ़ाऊंगा। दैट नील बोर ओनली considered the particle nature of electron, यानी नील बोर ने क्या कंसिडर किया था कि मेरा इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है। भाई पार्टिकल जिसके पास में मास हो, जिसके पास में वॉल्यूम हो। लेकिन भविष्य में, फ्यूचर में एक नए साइंटिस्ट आएंगे जिनका नाम होगा डी ब्रोगली। डी ब्रोगली हमें बताएंगे कि भाई साहब इस इलेक्ट्रॉन का या दुनिया में मौजूद किसी भी मैटर का, मैटर कोई भी मैटर हो, लेकिन वो मैटर कैसा होना चाहिए? माइक्रोस्कोपिक, छोटू सा, एकदम बारीक सा, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इन छोटे छोटे मैटर का ड्यूअल नेचर होता है। मतलब कि वो पार्टिकल नेचर तो शो करेंगे, वो अपने पीछे वेव बनाते हुए भी चलेंगे। जैसे मान लो मैं इलेक्ट्रॉन हूं और मैं चल रहा हूं, तो मैं ऐसा चलूंगा, मैं वेव बनाते हुए चलूंगा, समझ लो, दैट इज द वेव नेचर। लेकिन नील बोर ने सिर्फ पार्टिकल नेचर को यहां पर कंसिडर किया था। बट एक्चुअली इलेक्ट्रॉन ऑल्सो हैव वेव नेचर। इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर भी होता है, जिसे बाद में कौन प्रूफ करेंगे? हम लोग इसे जरूर पढ़ेंगे डी ब्रोगली ड्यूअल नेचर के अंदर, डी ब्रोगली ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर के अंदर हम इसे वहां पर पढ़ेंगे। क्या चीज क्लियर हो गई? पांचवा पॉइंट मेरे प्यारे बच्चों, नील बोर एक बात कहते कहते थक गए। स्पेसिफिक न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन एक स्पेसिफिक पाथ में घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन फिक्स है, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी फिक्स है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फिक्स है, शेल की एनर्जी फिक्स है। लेकिन ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि देयर इज ऑलवेज एन अनसर्टेनिटी। तो नील बोर नेवर considered the uncertainty in the position and velocity of electron, which was later proved by हाइसेनबर्ग, जिसे आप लोगों ने क्या पढ़ा? हाइसेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो नील बोर इसमें भी फ्लॉप हो गए थे। तो एक्चुअली नील बोर के मॉडल में इतनी कमी आ गई थी, जिसे हम लोग इस पॉइंट को और इस पॉइंट को तो अभी बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, इन पर काफ़ी ज़्यादा न्यूमेरिकल्स आते हैं, वो भी करेंगे। और गाइज आखिरी पॉइंट, नील बोर मॉडल was not able to explain bonding of atom to form molecule। भाई नील बोर ने इसके बारे में तो कोई बात ही नहीं करी। अगर आप एटम के मॉडल की बात कर रहे हो तो आपका मॉडल इतना एप्रोप्रिएट होना चाहिए कि वो बता सके कि भाई साहब बॉन्डिंग कैसे हो रही है। क्योंकि हमको ये मालूम है कि दुनिया में एलिमेंट हमेशा अपने एटॉमिक फॉर्म में होते हैं, लेकिन एटॉमिक फॉर्म में होने के बावजूद वो हमेशा
मॉलिक्यूलर फॉर्म में होते हैं, जैसे हाइड्रोजन कभी अकेला नहीं होता, वो H2 के फॉर्म में होता है। तो वो क्या फोर्स है जिसकी वजह से 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल जुड़ के H2 बन गए, 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जुड़ के O2 बन गए, एक कार्बन के साथ में 2 ऑक्सीजन जुड़ के CO2 बन गया। ऐसा क्यों हो रहा है? नील बोर चाचा नहीं बता पाए। तो गाइज विद दिस नील बोर का मॉडल यहाँ पर ख़त्म होता है। वैसे नील बोर के मॉडल में ये लिमिटेशंस थी, फेलियर नहीं था। आप ये मान के चलेंगे कि नील बोर का मॉडल फेल नहीं हुआ था, इसने हमें एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा दिया है। अब हम इसी के मॉडल में सुधार करते चलेंगे और हमारे स्ट्रक्चर ऑफ एटम को सीखते चलेंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। टेक द स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। और गाइज आगे बढ़ते बढ़ते मैं पहली आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ दैट गाइज मैं अनअकैडमी पे पढ़ा रहा हूँ, आप लोग सब जानते हैं। एंड मैं पढ़ा रहा हूँ एक ऐसी कैटेगरी में जो कि आपके 11th एंड 12th की प्रिपरेशन को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि वो हम लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे कर रहे हैं। इसलिए मैंने अनअकैडमी पे जो कैटेगरी चूज़ की है वो छोटे बच्चों के लिए करी है, दैट इज़ 8th 9th एंड 10th, मतलब एक फाउंडेशन कैटेगरी। तो गाइज मेरी प्रोफाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उसको देखना ना भूलें। वहाँ पर भी मैं मेरे सारे फाउंडेशंस के प्यारे प्यारे बच्चों को अच्छे लेवल पर, जेई लेवल पर फाउंडेशन कोर्सेज करा रहा हूँ। उसकी भी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मेरी प्रोफाइल पे जाके मिल जाएगी। एंड गाइज अगर आपके कांटेक्ट में कोई छोटू मोटू बच्चा है 8th 9th एंड 10th का, और अगर वो अनअकैडमी ज्वाइन करना चाहता है, तो गाइज अनअकैडमी पर एक बहुत प्यारा बैच लॉन्च हुआ है जिसकी इन्फॉर्मेशन आपको स्क्रीन पर भी दिख रही है, और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया, ज़रूर एक बार चेकआउट करना। तो चलिए गाइज आगे बढ़ते हैं। और अब हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे एक नया मॉडल ऑफ एटम जिसे बोला जाता है सोमरफील्ड मॉडल ऑफ एटम। अब बेटा सोमरफील्ड बोला जाए तो ये हमारे ब्रूस वेन है, आई मीन आपके बैटमैन है, अमीर आदमी, टोनी स्टार्क, अमीर आदमी, इक्विपमेंट्स की कमी नहीं है। तो सोमरफील्ड ने वन फाइन डे क्या करा, सोमरफील्ड ने बोला कि क्यों ना मैं नील बोर चाचा के एक्सपेरिमेंट को अपने घर पे करके देखूं। बोला ठीक है, नील बोर चाचा के एक्सपेरिमेंट को अपन अपने घर पे देखते हैं। तो उन्होंने क्या करा, एक बहुत सुंदर सा प्यार भरा हाइड्रोजन बल्ब बनाया, एक बहुत प्यारा सा हाइड्रोजन लैंप बनाया। इस हाइड्रोजन लैंप के सामने उन्होंने एक बहुत अच्छा वाला क्वालिटी का एक प्रिज्म रखा, और उन्होंने बोला कि ना, मैं इसे नेकेड आई से, नंगी आंखों से नहीं देखूंगा। सुन के बड़ा अजीब लगा। जब एक हाइड्रोजन लैंप से लाइट आकर इस प्रिज्म पर इंसिडेंट हुई, तो अकॉर्डिंग टू नील बोर मॉडल आपको यहाँ से एक अल्ट्रा वायलेट लाइट दिखी होगी, एक ब्लू कलर की लाइट दिखी होगी, एक ग्रीन कलर की लाइट दिखी होगी, और एक IR रेज दिखी होगी। लाइकवाइज आपको कुछ स्पेक्ट्रम मिल रहे होंगे। तो आपके सोमरफील्ड ने क्या करा, क्योंकि इनके पास में बहुत पैसा था, इन्होंने एक अल्ट्रा माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करा। एक ऐसे हाई रेजोल्यूशन माइक्रोस्कोप का इन्होंने यहाँ पर इस्तेमाल करा। एक ऐसा माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करा जिसका रेजोल्यूशन कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा हाई था, और यहाँ से इन्होंने इसको ऑब्जर्व करा अपनी सुंदर सुंदर आँखों से। इन्होंने इसको यहाँ से ऑब्जर्व करा। दैट इज कॉल्ड एज अ वेरी हाई रेजोल्यूशन माइक्रोस्कोप से इन्होंने क्या करा, इसे ऑब्जर्व करा। तो जब इन्होंने हाई रेजोल्यूशन माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करा, तो इन्होंने क्या देखा कि जो फर्स्ट लाइन थी, मान लीजिए ये अल्ट्रा वायलेट रेज है, तो अल्ट्रा वायलेट रेज को जब इन्होंने हाई रेजोल्यूशन माइक्रोस्कोप में, जब इन्होंने इसे हाई रेजोल्यूशन माइक्रोस्कोप में जब इन्होंने ऑब्जर्व करा, तो उन्हें बिल्कुल एक क्रिस्टल क्लियर, एकदम एक शार्प लाइन दिखाई दी, एक सिंगल लाइन दिखाई दी। मतलब कि सीधी सी बात यह है कि ये जो फर्स्ट लाइन निकल रही है, मान लो ये अल्ट्रा वायलेट की लाइन निकल रही है, इमेजिन करना। तो जब अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से, हाई रेजोल्यूशन माइक्रोस्कोप से देखा, तो ये एक ही लाइन थी। मतलब जो तुम्हें नेकेड आइज से आंख दिख रही है, वो हाई रेजोल्यूशन माइक्रोस्कोप में भी आपको सिंगल लाइन दिख रही। तो उन्होंने इसे नाम दे दिया कि हाँ, ये लाइन एक सिंगलेट लाइन थी। लेकिन बाबा का दिमाग कब घूमा, बाबा का दिमाग तब घूमा जब उन्होंने इस सेकेंड विजिबल लाइट को देखा। जब उन्होंने इस ग्रीन लाइट को देखा, तो उन्होंने बोला कि वो तेरी ऐसी की तैसी, तेरी बीबी कैसी, तेरे बच्चे काले। उन्होंने देखा कि ये जो सेकेंड नंबर वाली लाइन है जो स्पेक्ट्रम से निकल रही है, ये
असलियत में नेकेड आइस से तो आपको वो सिंगल लाइन दिख रही है, लेकिन जब आप इसे हाई रेजोल्यूशन माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो इट इज मेड अप ऑफ टू स्मॉलर लाइंस। यानी जो दिख रही है आपको, मान लो ये ग्रीन कलर की लाइट है, इमेजिन करना, ये आपको दूर से देखने पे हरी दिख रही है, लेकिन जब अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देखा तो देखा कि ये सिंगल लाइन दो छोटी छोटी लाइंस से मिलकर बनी है। तुरंत उन्होंने इसका नाम रख दिया ड्यूप्लेट। ड्यूप्लेट मतलब जो लाइन आपको दूर से देखने पे सिंगल लग रही है, इट इज एक्चुअली मेड अप ऑफ टू स्मॉल लाइंस, स्पेक्ट्रल लाइंस। ये दो स्पेक्ट्रल लाइन से मिलकर बनी है। इमेजिन करो ये ब्लू कलर की लाइट है। अब उन्होंने इस ब्लू कलर की लाइट को अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देखा तो दिमाग का दही हो गया। उन्होंने देखा कि वो तेरी ऐसी की तैसी, तेरी बीवी कैसी, तेरे बच्चे काले। उनको एक लाइन ये दिखी, फिर उनको एक लाइन ये दिखी, और फिर उनको एक लाइन ये दिखी। ये तो उन्होंने बोला ओ तेरी, ये वाली लाइन एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन छोटी छोटी लाइन से मिलकर बनी। तो ऐसे उन्होंने इसको क्या नाम दे दिया, ट्रिपलेट। और जब इन्होंने ये वाली लाइन को देखा, मान लो ये आई आर है, इसको देखा तो दिमाग ठनक गया। उन्होंने देखा कि एक लाइन तो ये चल रही है, फिर उन्होंने देखा अच्छा एक लाइन और चल रही है, फिर उन्होंने देखा कि अच्छा एक लाइन और है भैया, जिया हो बिहार का लाला, एक लाइन और चल रही है। और उन्होंने देखा एक लाइन और चल रही है, तो उन्होंने देखा अरे बाप रे, तो चार लाइन से बनी है। तो इस तरीके से क्वाड्रालेट, दैट इज मेड अप ऑफ फोर लाइंस। तो सोमरफील्ड ने जब इस चीज को ऑब्जर्व करा तो उन्होंने नील बोर के मॉडल को सोचना स्टार्ट करा कि नील बोर ने इस लाइन को देख के क्या बोला था। नील बोर ने बोला था कि जब आपका एटम का, हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल, लाइकवाइज फिफ्थ शेल, तो जब आपका हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर फर्स्ट शेल में जाता है, या वो सेकेंड शेल से एक्साइट होके जाए, थर्ड से एक्साइट होके जाए, या फोर्थ से एक्साइट हो, कहीं से भी एक्साइट होके जाए, जब वो वापस पलट के आके ग्राउंड स्टेट में गिरता है, जब वो वापस पलट के आके ग्राउंड स्टेट में गिरता है ना, तो आपको अल्ट्रावायलेट रेज निकलती हुई दिखाई देती है। जब आपका इलेक्ट्रॉन किसी एक्साइटेड शेल से आकर सेकेंड शेल में गिरता है तो आपको विजिबल लाइट दिखाई देती है। जब आपका इलेक्ट्रॉन किसी एक्साइटेड शेल से आकर थर्ड शेल में गिरता है तो आपको आईआर नजर आता है। ये उन्होंने समझाया था। तो उन्होंने यहाँ पर सब चीज़ों में स्पेसिफिक क्या लिया था, शेल। मतलब उन्होंने क्या बोला था कि इलेक्ट्रॉन एक शेल से दूसरे शेल में एक्साइट होता है और एक शेल से दूसरे शेल में डी एक्साइट होता है, और डिपेंडिंग अपॉन इट्स डी एक्साइटेशन, कि वो डी एक्साइट होकर फर्स्ट में आ रहा है, सेकेंड में जा रहा है, थर्ड में जा रहा है, आपको यूवी, विजिबल और आईआर लाइट दिखती है। क्यों? क्योंकि उनको ये लाइन सिंगल दिखाई दी थी। ये सिंगल लाइन दिखाई देने की वजह से उन्होंने सिर्फ क्या कंसीडर किया, शेल कंसीडर किया। लेकिन रियलिटी में जब आपने हाई रेजोल्यूशन माइक्रोस्कोप से देखा तो आपको नजर आया कि एक सिंगल लाइन, कभी तो एक सिंगल लाइन से बनी हुई होती है, लेकिन यहां पर एक सिंगल लाइन दो छोटी छोटी लाइन से मिलकर बनी है। यहां पर एक सिंगल लाइन तीन छोटी छोटी सिंगल लाइन से मिलकर बनी है। यहां एक सिंगल लाइन छोटी छोटी चार सिंगल लाइन से मिलकर बनी है। देयरफॉर नील बोर ने नेकेड आइज से सिर्फ मेजर लाइन को देखकर शेल के बारे में बताया, लेकिन सोमरफील्ड ने बोला कि इतना इजी नहीं है एटम का मॉडल। शेल के अंदर
और छोटी छोटी लाइंस दिखने का मतलब है कि शेल के अंदर भी कुछ कंपार्टमेंट्स हैं, एंड दोज आर कॉल्ड एज सब शेल्स, और इसीलिए यहां पर डिस्कवरी हुई सब शेल्स की। सो देयरफॉर सोमरफील्ड सोमरफील्ड ने क्या करा? सोमरफील्ड ने एक्सप्लेन किया। सो देयरफॉर सोमरफील्ड explained that the spectral lines are made up of more smaller and thinner lines, which therefore suggests the presence of subshell in the shells, यानी एक शेल के अंदर अब आपको सब शेल कंसिडर करना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या इसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत? तो यहां पर सोमरफील्ड के मॉडल से हमें सब शेल के बारे में पता चला। क्या ये बात समझ में आ गई बच्चा लोग? क्या ये बात समझ में आ गई ना? क्योंकि पहली लाइन आपको सिंगलेट मिली, मतलब जो लाइन आपको नजरों से नजर आ रही थी कि ये सिंगल है, वो रियल में भी सिंगल थी, सिंगलेट। सो देयरफॉर बेस्ड अपॉन सिंगलेट ही सेड दैट द फर्स्ट शेल हैव ओनली वन सब शेल। फर्स्ट शेल के पास में सिर्फ एक ही सब शेल है, क्योंकि ये सिंगलेट दिखाई दे रहा है। जब अपन सेकेंड शेल पर गए, जब आप लोग सेकेंड शेल पर गए, तो सेकेंड शेल पर आपको ड्यूप्लेट वाली लाइन दिखाई दे रही है। सो देयरफॉर इससे समझ में आया कि सेकेंड शेल में एक नहीं बल्कि दो सब शेल हैं। जब आपको ट्रिपलेट दिखाई दिया तो आपने बोला कि जब मैं थर्ड शेल पर गया तो मुझे 3 सब शेल दिखाई दिए, और जब मैं फोर्थ शेल पर गया तो मुझे 4 सब शेल दिखाई दिए। क्या ये बात समझ में आ रही है बच्चा लोग? अब इन सब शेल्स के नाम क्या रखें? सो बेसिकली जब हम लोगों ने इन लाइंस को देखा, जैसे ये सिंगलेट की लाइन देखी, तो ये इतनी प्यारी और इतनी क्लियर और इतनी सुंदर नज़र आ रही थी कि सोमरफील्ड ने कह दिया कि जब मैंने फर्स्ट शेल की लाइन को अल्ट्रा माइक्रोस्कोप में या हाई रेजोल्यूशन माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करा, तो मुझे एकदम शार्प लाइन मिली, एकदम शार्प क्रिस्टल क्लियर लाइन दिखाई दी। सो देयरफॉर उनको एक स्पेक्ट्रम में एकदम शार्प लाइन दिखाई दे रही थी। पहली, जब उन्होंने ड्यूप्लेट को ऑब्जर्व करा तो उन्होंने देखा ड्यूप्लेट में भी मुझे एकदम एक शार्प लाइन नजर आ रही है, एकदम क्रिस्प, एकदम क्लियर। तो सेकेंड में भी उनको एक शार्प लाइन दिखाई दी। अच्छा, एक दूसरी लाइन उनको दिखाई दी जो उन्होंने ऑब्जर्व करा कि ड्यूप्लेट में भी है, ट्रिपलेट में भी है, क्वाड्रालेट में भी है, सब में है। तो उन्होंने उस लाइन को नाम रख दिया प्रिंसिपल, कि यार ये लाइन आपको हर जगह दिखाई देगी। तो शार्प के साथ साथ उनको एक और लाइन का उन्होंने नाम रख दिया प्रिंसिपल मतलब वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब ये आपको फर्स्ट शेल के बाद हर सेकेंड शेल में दिखाई देगी। जब उन्होंने ट्रिपलेट देखा तो उनको एक शार्प लाइन नजर आई, एक प्रिंसिपल लाइन नजर आई, लेकिन जो उनको तीसरी लाइन दिखाई दी, ये काली कलर वाली, ये एकदम बिखरी बिखरी थी। मतलब चली, फिर थोड़ी सी उबड़ खाबड़ हो गई, फिर स्मूथ चली, फिर उबड़ खाबड़ हो गई, मतलब सही नहीं थी। मतलब अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से, हाई रेजोल्यूशन माइक्रोस्कोप से भी वो एकदम परफेक्ट लाइन, जैसे कि शार्प और प्रिंसिपल थी, वैसी दिखाई नहीं दे रही थी। तो उन्होंने बोला ये तो बिखरी बिखरी है, इसलिए मैं इसका नाम रख देता हूं डिस्क्रीट लाइन। और जब वो चौथे शेल पर गए तो उनको एक चौथी लाइन दिखाई दी। भाई उनको शार्प भी दिखी, प्रिंसिपल भी दिखी, डिस्क्रीट भी दिखी, लेकिन जो चौथी लाइन दिखी उसको उन्होंने बोला कि ये हो या ना हो, एक ही बराबर है। ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई बादल है और वो बिल्कुल छिद्रा छिद्रा हो गया है, यानी जो बारिश का बादल आता है ना एकदम भरा भरा, वैसा नहीं, एकदम बिखरा बिखरा बादल है, जैसे तेज हवा ने उसको बिखेर दिया हो। तो उन्होंने बोल दिया छोड़ दो, बस ये दिख रही है, मतलब इसकी भी एक फंडामेंटल इंपॉर्टेंस होगी, तो एक छोटी सी फंडामेंटल लाइन बोल दो।
तो इनको ये 4 स्पेक्ट्रल लाइंस ऑब्जर्व हुई। तो जब उन्होंने फर्स्ट शेल देखा तो इस फर्स्ट शेल का उन्होंने नाम रख दिया एस सब शेल, क्योंकि उनको कैसा स्पेक्ट्रल लाइन मिल रहा था, शार्प। तो शार्प से वर्ड निकला एस सब शेल। जब वो सेकेंड सब शेल में गए, सेकेंड शेल में गए, तो 2 सब शेल दिखे। एक लाइन उनको सेकेंड शेल में एक लाइन शार्प मिली, तो उन्होंने बोला कि इसके अंदर भी एक एस सब शेल होगा। और एक लाइन उनको प्रिंसिपल मिली, तो प्रिंसिपल से उन्होंने वर्ड निकाला पी, लेटर निकाला पी, और उन्होंने इसे नाम दे दिया पी सब शेल। यानी कि सेकेंड शेल में आपको 2 सब शेल मिलेंगे जिसका नाम है एस और पी। जब वो थर्ड पे गए तो उनको एस सब शेल भी दिखा, पी सब शेल भी दिखा, और उनको एक और स्पेक्ट्रम देखने को मिला जो कि एकदम डिस्क्रीट था, एकदम बिखरी बिखरी लाइन थी। तो उन्होंने इसे नाम दे दिया डी सब शेल। क्या नाम दे दिया? डी सब शेल। और जब वो फोर्थ शेल पे गए तो उनको एस भी दिखा, पी भी दिखा, डी भी दिखा, क्योंकि 4 लाइन दिखी ना, और चौथी लाइन छिदरी छिदरी, बिखरी बिखरी। तो उन्होंने बोला बस ये है, बस ये है, तो दैट इज कॉल्ड एज एफ सब शेल। और इस प्रकार आपको सब शेल्स के बारे में पता चला, सब शेल्स के बारे में आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिली। क्या ये चीज क्लियर हो गई बच्चा लोग? पक्की बात। तो लोगों ने इनसे पूछा कि फिर आपका एटम कैसा दिखता होगा साहब? तो उन्होंने बोला देखिए, एटम बेसिकली जो शेल होते हैं, जो शेल होते हैं, आप उन्हें नील बोर के हिसाब से सर्कुलर मानते थे, बट वो सर्कुलर नहीं, एलिप्टिकल्स होते हैं। तो यहाँ पर सोमरफील्ड ने क्या सजेस्ट किया? सोमरफील्ड सजेस्टेड दैट द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एक्चुअली एलिप्टिकल, एलिप्टिकल। अभी एलिप्टिकल क्या होता है देखिए, ये है आपका न्यूक्लियस, ये बन गया मेरे प्यारे बच्चों आपका एक गोल 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 प्यारा प्यारा न्यूक्लियस। क्योंकि पहले शेल में सिर्फ एक ही सब शेल है, इसलिए पहला शेल तो आपको हमेशा गोल दिखाई देगा। ये तुम्हारा पहला शेल हो गया, फर्स्ट शेल भी यही है, और इसके अंदर एस सब शेल भी यही है। शेल बोल लो या सब शेल बोल लो, क्योंकि एक ही है। मतलब एक बात समझो, एक बड़ा सा हॉल है, एक बड़ा सा हॉल है, अगर आप उसमें सो गए तो वही बेडरूम, उसमें खा लिया तो वही किचन, लेकिन एक्चुअली तो वो हॉल है। हॉल को जैसा यूज़ करोगे वैसा। तो क्योंकि यहाँ पर एक ही सब शेल है, एक शेल में एक सब शेल, तो इसको आप गोल को शेल बोल लो या सब शेल बोल लो, एक ही बात है। लेकिन जब हम सेकेंड पे गए तो सेकेंड पे आपको एक तो ये वाला शेल मिला, यानी सेकेंड शेल में आपको ये जो दिखाई दे रहा है, ये अगेन एस सब शेल दिखाई दे रहा है गोल वाला, लेकिन एक एलिप्टिकल पाथ भी दिखाई दे रहा है। ये दैट इज अगेन योर सेकेंड शेल, और सेकेंड शेल का ये कौन सा सब शेल है? ये पी सब शेल है। तो कुछ एटम ऐसा दिखाई दिया उनको। इनफैक्ट इसको हमें थोड़ा और चिपका देना चाहिए, एकदम चिपका देना चाहिए, ये एकदम इसको सब गोल कर देना चाहिए, बिल्कुल पास पास। देयर शुड बी नो गैप, देयर शुड बी नो बिग गैप। ठीक है, तो ये तुम्हारा एस और ये तुम्हारा पी हो गया। फिर जब आप लोग थर्ड पे गए तो थर्ड पे आपको अगेन एक ये मिला, ये तुम्हारे थर्ड शेल का, ये तुम्हारे थर्ड शेल का एस सब शेल है। फिर ये तुम्हारे ये तुम्हारे, इसको मैं अंदर ले लेता हूं और इसको मैं क्या बोलूंगा, ये अगेन तुम्हारे थर्ड शेल का पी सब शेल है, समझ रहे हो। और फिर तुम्हारा ये, अब ये क्या बना, ये तुम्हारे थर्ड शेल का डी सब शेल है। तो ऐसे इन्होंने क्या करा,
इन सब शेल्स को एलिप्टिकल पाथ दे दिया। दिस इज द एलिप्टिकल पाथ। तो ये एक 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर था एटम का। दिस इज द 2D स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और इसीलिए सोमरफील्ड के मॉडल को हम आज इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि ये 2D स्ट्रक्चर है। लेकिन हमें इससे एक ज़रूरी बात पता चल गई कि अभी तक हम लोग नील बोर के हिसाब से सिर्फ एटम में शेल मानते थे। हम बोलते थे कि इलेक्ट्रॉन शेल के अंदर कहीं है, लेकिन अब हमें और स्पेसिफिक होना पड़ेगा। अब हम क्या बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर जो शेल होता है, उन शेल के अंदर सब शेल्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन कायदे से इन सब शेल के अंदर है। मतलब शेल एक बड़ा सा ओपन कमरा हो गया, एक हॉल हो गया, और उस हॉल के अंदर अगर मैं पार्टीशन करके रूम बना दूं तो वो रूम क्या हो गए, सब शेल। तो अब हमें ये पता लगाना होगा कि अगर एक बड़ा सा हॉल है, एक बड़ा सा हॉल है जिसका नाम है सेकेंड शेल, उस हॉल में 2 कमरे हैं, एक कमरे का नाम है एस सब शेल और एक कमरे का नाम है पी सब शेल। तो अब इन दोनों में से इलेक्ट्रॉन कहीं हो सकता है। अगर मैं चौथे मंजिल पर चला गया, अगर मैं 4th शेल पर चला गया, तो 4th शेल नाम का एक बड़ा हॉल है। इस बड़े हॉल के अंदर 4 कमरे हैं, एस पी डी एफ। इलेक्ट्रॉन इनमें से कहीं हो सकता है। तो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन अब और स्पेसिफिक होती जा रही है। तो आज हमें सब शेल के बारे में पता चल गया। अब गाइस अगले लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा डी ब्रोगली का ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, उसकी इक्वेशन, और हाइसेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, उसकी इक्वेशन। और फिर मैं मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों के साथ में उसके पहले न्यूमेरिकल्स डिस्कस करूंगा एक वीडियो में, फिर हम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पर चलेंगे और इस चैप्टर को जल्द से जल्द कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आप मान के चलिए अगले कुछ दिनों तक मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा जी जान लगा के जल्दी जल्दी लेक्चर रिकॉर्ड करूं और इस चैप्टर को कंप्लीट कर दूं। गाइस आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। होप यू एंजॉयड। बाय बाय, टेक केयर।